फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टडी एट द उत्तराखंड की ओर से जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें पॉलिटी का ये एमसीक्यू लेक्चर्स 6 है, जिसमें आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट और केंद्र राज्य संबंध के कुछ क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। और यह सीरीज जो उम्मीद है कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट और जो न्याय व्यवस्था हमारी, इसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों आ जाता है। तो उसका ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो उनकी नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? देखिए, प्रारंभ में यह व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। अलग अलग जो न्यायाधीश के मामले थे उसके अकॉर्डिंग यह व्यवस्था में परिवर्तन आता गया समय अनुसार। तो जो 1993 में 93 में यह व्यवस्था अपनाई गई कि 5 सीनियर जज बैठकर, ठीक है, एक सम्मिलित फैसला लिखते हैं। और जब ज़्यादातर यही प्रावधान किया गया, जो सबसे वरिष्ठ वरिष्ठ जो जज होता है उसी को इस सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और वरिष्ठता के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो वर्तमान में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर जो न्यायाधीशों की संख्या है 33+1, मतलब 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपकी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मतलब उसकी सीमाएं, उसका जो क्रियाकलाप, वो हमेशा जो बढ़ाने की प्रक्रिया है वो सारी संसद द्वारा कानून अधिनियम बनाकर की जाती है। चाहे वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित हो, चाहे उसका क्रियाकलाप, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मान के चलिए कोई अन्य कोर्ट, न्यू कोर्ट डेवलप करना है। ठीक है। और उसके जो प्रावधान है उनको, सीमा को बढ़ाना है, नियम कानून को ऐड करना है, कम करना है, वो सारा काम संसद द्वारा विधि बनाकर की जाती है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? देखिए, जनहित याचिका क्या होती है? ऐसा कोई मामला जिसका प्रभाव समाज के एक तबके को पड़ता है, या उसका, जिससे प्रभावित होकर समाज का कुछ, मतलब आप कल्याण कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा अगर आप कोई मामला लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में, दोनों जगह इस चीज़ को एंटरटेन किया जाता है। और अगर लगता है, जो न्यायाधीश होता है जो इसको रिसीव करता है, उसे लगता है कि हाँ, ये मुद्दा जन कल्याण से, जन समस्याओं से संबंधित है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर उस पर सुनवाई प्रारंभ करता है। तो फिर वो अगर वो राज्य सरकार से संबंधित होगा तो राज्य सरकार से जवाब मांगता है, और अगर केंद्र सरकार संबंधित है वो केंद्र सरकार से जवाब मांगता है। तो इस तरीके से फिर ये जनहित याचिका, इसी को बोला जाता है। तो ये जो जनहित याचिका है, ये दोनों उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही प्रस्तुत की जा सकती है। जनहित याचिका का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। ठीक है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा, देखिए अनुच्छेद 348 के अनुसार, अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा हमेशा अंग्रेजी रहेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1897 में हुई थी, मतलब ये जो बिल्डिंग थी ना उच्च न्यायालय वाली, इसका 1897 में हुई थी। और जब राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को राज्य का जब गठन हुआ, तभी मतलब इसका उच्च न्यायालय का निर्माण, मतलब उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का प्रारंभ हुआ 9 नवंबर 2000 को। तो नैनीताल में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए, ये तो पुराना डाटा है। अभी वर्तमान में संख्या में 33+1 मैंने आपको बता दिया। ठीक है। 33+1। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, आप जानते हैं, मतलब किस प्रकार की जाती है? तो इसका सीधा सा आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। ठीक है। ओके। किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य सकते हैं? तो इनकी जो कार्य की जो सीमा है, उच्च सीमा 65 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, तो ये न्यायमूर्ति एस कपाड़िया जी जो हैं, ये पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वो बाद में जो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है। ओके। भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको जनहित याचिका के बारे में बताया। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता ये होती है कि न्यायालय
कुछ ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जो किसी समाज के एक बहुत ही जन कल्याण और बहुत समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए जैसे समाज में फैली हुई बुराइयां भी हो सकती हैं, ठीक है, और समाज सुधार से भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, समाज के विकास से भी हो सकती हैं, ठीक है, और देश के विकास से, एक समूह कल्याण के विकास से भी संबंधित चीज़ें हो सकती है। जैसे आप मान के चलिए दहेज उन्मूलन है, या स्त्रियों का जो आप मान के चलिए ऑफिस कल्चर में यौन शोषण संबंधित चीज़ें हैं, या फिर आपके कृषि संबंधित कुछ ऐसे कानून हैं या जिन पे मतलब आप समझिए कि समाज का बहुत बड़ा एक दल प्रभावित होता है। तो ऐसे मामलों को न्यायिक सक्रियता के द्वारा भी हल किया जा सकता है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो इसका सबसे बढ़िया उच्चतम साधन है जनहित याचिका। मतलब अगर आप जनहित याचिका, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, जनहित याचिका के जरिए ऐसा कोई मुद्दा उठाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट संबंधित उसको चीज़ को एंटरटेन करता है और उसको स्वीकार करता है और उसके ऊपर सुनवाई करता है, ठीक है। ओके, अगला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जनहित याचिका, ठीक है। अगला, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके सामान्य कार्यकाल के पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इस पे क्या है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग होता है। बेसिकली महाभियोग का शब्द इस्तेमाल होता है राष्ट्रपति के संबंध में, परंतु एक इसे कहा जाता है संसदीय कार्रवाई। संसदीय कार्रवाई मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर कर राष्ट्रपति के संस्तुति पर हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 का ए। निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च राजस्व न्यायालय? देखिए, दो तरह के होते हैं। एक होता है फौजदारी मुकदमे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रिमिनल, क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट मतलब फौजदारी मुकदमा। एक होता है दीवानी, दीवानी ये होता है सिविल, ठीक है, सिविल मुकदमा। फौजदारी मुकदमे में जैसे आपका मर्डर और कई सारे आते हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, और रंगदारी हो गया, या जैसे मान के चलिए किडनैपिंग, इस सब के कई सारे मामले हैं जो फौजदारी में आते हैं। दीवानी मामलों में जमीन जायदाद धन संबंधी जो मामले आते हैं वो दीवानी मामला या सिविल मामला उनको कहा जाता है। तो ये अभी बात कर रहे हैं कि कौन सर्वोच्च न्यायालय, मतलब राजस्व, मतलब दीवानी न्यायालय कौन सा है, ठीक है, राजस्व न्यायालय। तो सबसे बड़ा देखो, राजस्व न्यायालय जो होता है वो होता है राजस्व मंडल। जैसे कई राज्यों में उस पर कमिश्नर बैठता है, जैसे बोलते हैं कमिश्नर बैठा है, तो राजस्व मंडल का जो मुख्यालय होता है उसी को सर्वोच्च राजस्व न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तब तक अपने पद पर रहे जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती, तो ये 65 वर्ष है, ठीक है। अगले, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का पुनरावलोकन करने का अधिकार उपबंधित है। तो ये आर्टिकल 137 में है। तो इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय को इस आर्टिकल के तहत अधिकार है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, अधिकार है कि अपने वो पूर्व वाले दिए गए निर्णयों को बदल सकती है, उनको ख़त्म कर सकती है, या को नया दे सकती है, ठीक है। ये इसे बोलता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है, ये मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आर्टिकल 137 के अनुसार। ओके, तो ये था कुछ क्वेश्चन जो आपके भारत के न्यायिक पालिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है। तो अब देखिए, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद, जिसकी अभी जिक्र हो रहा है, केंद्र राज्य संबंध में बहुत बड़ा मुख्य रोल निभाता है। वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। एकल न्याय व्यवस्था, पूरे भारत में एकल न्याय व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसे आप कहते हैं यूपीएससी वाले जो सेवाएं होते हैं, अखिल भारतीय सेवा इनको बोला जाता है। तो इनमें क्या हो जाएगा, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता, ठीक है, तो इसे बोला जाता है उपरोक्त सभी, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, ठीक है। ये वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है, ये बहुत आपको याद रखना आवश्यक है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? देखिए, आपको 4 तरह की शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ मतलब शक्तियों का विभाजन, शक्तियाँ आपको 7वीं अनुसूची जो हमारे संविधान की है उसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। जो संघ सरकार है, संघ मतलब केंद्र सरकार को, उसको 100 विषय दिए गए, क्योंकि आप 100 विषय पे कानून बना सकते हो। राज्य सरकार को दिए गए हैं आपके 61 विषय, तो राज्य सरकार को दिए गए 61, राज्य सरकार को जो दिए गए 61 नहीं, ये बढ़ाकर 66 कर दिए गए थे, ठीक है। तो राज्य सरकार को 66 विषय दिए गए हैं
और समवर्ती सूची, मतलब जिन दोनों पे ही कानून बना सकता है, संघ सरकारी बना सकती है और राज्य सरकारी बना सकती है, तो ये है 47 विषय। ठीक है, तो ये 100 हो गए आपके संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार इन विषयों पे कानून बना सकती है, और राज्य सरकार 66 विषयों पर, और समवर्ती सूची मतलब जो दोनों कानून बना सकते हैं वो है 47। जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, इन संबंध में दोनों कृषि तो शायद कृषि जो जहाँ तक विषय है वो राज्य सूची का विषय है, शिक्षा हो गया, ठीक है, आपका टैक्सेस सिस्टम हो गया, तो इस तरीके से कई के विषय डिवाइडेड हैं, तो वो इन पे क्या है, समवर्ती सूची का है। अब इनके बाद कुछ ऐसे मुद्दे बच जाते हैं जो अवशिष्ट होते हैं, मतलब जिनका जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उनका जिक्र नहीं था। जैसे 5G आ गया, 5G टेक्नोलॉजी आ गई, अंतरिक्ष कोई ऐसा विज्ञान आ गया जो नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, ठीक है, तो ये उस समय जब संविधान निर्मित हो रहा था इन सब चीज़ों को नहीं था, तो उनसे बोला था कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ऐसे विषय जो भविष्य में ऐड होंगे तो वो सब जो बोला जाएगा उनको बोला जाएगा अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ, तो इन पे कोई कानून बनाना है तो वो हो जाएगा। जैसे अभी आगे क्रिप्टो करेंसी आ गया, तो भारत का संविधान जब निर्मित हो रहा था 1946 में प्रारंभ हुआ था, तो उस समय क्रिप्टो करेंसी को सोच भी सकता था, क्रिप्टो करेंसी जैसा कोई चीज़ होगी, स्मार्टफोन जैसे कानून कुछ बन सकते हैं। तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ पे आ गई, तो उन अवशिष्ट शक्तियों को किसको मतलब अधिकार दिया गया है उन पे कानून बनाने का, तो केंद्र सरकार को। चलिए, वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये वी मोइली जी ने करी थी 2005 में, ठीक है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों का प्रदेश सभापति कौन था? क्षेत्रीय परिषद का प्रदेश सभापति होता है गृह मंत्री, ठीक है। ओके, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उपबंधित निम्नलिखित में किस सूची में शिक्षा एक विषय के रूप में उल्लेखित? जैसे मैंने अभी बताया कि 7वीं अनुसूची में विषयों का प्रावधान किया गया है। 100 केंद्र सरकार के, 66 आपके हो गए राज्य सरकार के, राज्य ये हो गया सेंटर, ठीक है, और 47 विषय समवर्ती के, ठीक है। अब आ गया शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के, इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो था आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का जो हम सेशन चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? देखिए, आपको ये संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक तो 100 नंबर, 100वां संविधान संशोधन, 101वां, 102वां, 103वां और 104वां, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इसके बिना काम नहीं चले किसी एग्जाम। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। देखिए, 100वां संविधान संशोधन था जो वो था कि भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ जो आप समझ विवादित क्षेत्र था उसको एक दूसरे को हस्तांतरण करने के संबंध में ये जो समझौता किया गया था इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है जीएसटी से संबंधित, ठीक है। ये है 102वां ओबीसी आरक्षण से संबंधित, ठीक है। 103वां है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर क्लास आरक्षण संबंधित, और 104वां संशोधन जो है वो है आपका जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान 2020 के बाद से ख़त्म कर दिया गया उससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101वां, ठीक है। तो आज पॉलिटी के लिए इतना ही था। तो अगली क्लास में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पंचायती राज वो नगरीय शासन समझता है, और उसके बाद जो फर्दर कोई चैप्टर आता है तो उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सीरीज आपके लिए लाभप्रद होगी। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।